लविंग स्टूडेंट, हम क्लास 10th का नेशनल इंडिया चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। एक टॉपिक आपका बचता है, वो लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कशन करेंगे। ये दिस इज योर लास्ट टॉपिक नेशनल इंडिया। इसमें जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स नेम इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। हिंदी में हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अपनेपन की भावना, कि देश के प्रति अपनत्व दिखाना। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द यूनाइटेड। देखिए, ये जो अपनेपन की भावना थी दो कारणों से आई। पहला तो ये था, ये जो आपका दे रहा है यूनाइटेड स्ट्रगल। यूनाइटेड स्ट्रगल का मतलब ये है कि उस समय आपका इंडिया पाकिस्तान बटा नहीं था, पार्टीशन नहीं हुआ था। तो जिस वजह से क्या था कि ये जो हिंदू मुस्लिम थे ये एक साथ आ रहे थे, एक साथ एकजुट होकर आ रहे थे। साथ ही साथ दूसरा आपका दिया गया कल्चरल प्रोसेस। कल्चरल प्रोसेस क्या है कि बट देयर वेयर आल्सो द वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विद द नेशनल कैप्चर पीपल इमेजिनेशन। अब देखो, जब दोनों एक साथ आ रहे थे तो उसकी वजह से क्या था, एक राष्ट्र की भावना लोगों में पैदा हो रही थी। अब ये इसके भी चार कारण हैं। चार कारण में हम बारी बारी डिस्कशन करेंगे। आपका इमेज ऑफ भारत माता पहला आएगा, रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर, आइकॉन एंड सिंबल और री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इन चारों टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका इमेज ऑफ भारत माता। इसमें क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ भारत माता द आइडेंटिफाई द इंडिया केम टू द विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। अब देखो, देश को क्या था, वो एक अपनी माँ के तौर पे मानने लगे। तो वो इमेजिन कर लें कि भारत जो वो हमारी भारत माता है, भारत है, भारत हमारी भारत माता, उसकी नज़र से बोले उसको इमेज करने लगे। और जो इमेज थी भारत माता की, जो इमेज थी, फर्स्ट इमेज थी, वो दे रहा है कि द इमेज वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो पहली इमेज जो बनाई भारत माता की, उसको बनाने वाले व्यक्ति थे आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन 1870 ही रोड द वंदे मातरम। उन्होंने 1870 में एक स्लोगन लिखा। स्लोगन का नाम क्या था, वंदे मातरम। और इसमें यह भी कह रहा है, लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नोवेल आनंद मठ। उनकी नोवेल का क्या नाम था, आनंद मठ। उसमें इन्होंने इस स्लोगन को लिखा। और ये इसमें ये भी बोला है, द वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। अब ये आपका जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ बंगाल में, तो 1970 में, अब ये बांग्लादेश हो गया। उस समय इस मोमेंट में जो स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट में इस स्लोगन को सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला कि वंदे मातरम। अब बात आई, रविन्द्रनाथ टैगोर ऑल्सो प्रिंटेड इमेज ऑफ भारत माता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक आपका इमेज जो थी भारत माता की बनाई। तो अभी इसको हमने पढ़ा, इमेज ऑफ भारत माता। सेकंड हम पढ़ते हैं रिवाइवल ऑफ इंडियन फोक। हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया। अब इसके बाद है आपका, पहला पॉइंट था इमेज ऑफ भारत माता। अब इसके बाद है रिवाइवल ऑफ इंडियन फोक लोअर। इसमें क्या है, इसमें ये बताएगा इन लेट 19th सेंचुरी नेशनलिस्ट स्टार्ट द रिकॉर्डिंग फोक टेल्स, फोक सॉन्ग, लीजेंडा। ये चीज़ कह रहा है कि हमें अपनी संस्कृति से संबंधित सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा। यहाँ पे इस चीज़ ने बोला, जैसे फोक डांस होता है, फोक सॉन्ग होता है, बोले तभी हम सब चीज़ों को दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है लीजेंड, यादें। यहाँ पर आपका एक थी निताशा शास्त्री, उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसके 4 वॉल्यूम थे तमिल कलेक्शन में, फोक टेल्स के नाम से। उसका नाम था द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। उसमें इन्होंने क्या करा कि जैसे हम कहते हैं ना, अपने भारतीय साहित्य के बारे में पूरा बताया। जैसे कह रहे हैं ना, ही बिलीव द फोकलोर वाज द नेशनल लिटरेचर। इन चीज़ों को वो इकट्ठा के हमें बताना। जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान अगर हम जाते हैं तो राजस्थान में कुछ कल्चर ऐसा होता है कि जो विदेशी लोग होते हैं वो वहाँ के कल्चर, भारतीय कल्चर होता है, उसको देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया कि हमें इस चीज़ को जोड़ना पड़ेगा।
तो यहाँ पर एक तो आपका ये भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि नित्याशा शास्त्री उनकी कौन सी बुक थी, उसका बुक का नाम है द फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया, और उसके कितने वॉल्यूम थे, 4 वॉल्यूम। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा पॉइंट, आइकॉन एंड सिंबल ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ट्राई कलर फ्लैग वाज डिजाइन। मतलब कि जिस समय स्वदेशी मूवमेंट आपका चला, तो स्वदेशी मूवमेंट के समय जैसे आप देखते होंगे कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं, और हिंदू मुस्लिम में जैसे मुस्लिम का जो कलर होता है वो आपका ग्रीन होता है, और जो हिंदू का कलर होता है वो आपका सैफरॉन भगवा जिसको हम बोलते हैं वो होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हमारे देश में आप ये भी देखते होंगे कि हमारे देश में अगर कोई भी ओकेजन आता है, कोई भी बात है, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, धर्म के कलर को महत्व ना देकर वो सबसे पहले क्या करते हैं, तिरंगे के कलर को मान्यता देते, तिरंगे को मान्यता देते हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो स्वदेशी मूवमेंट के स्टार्ट के समय इन बंगाल ट्राई कलर फ्लैग बाय ड्राइव, बंगाल में एक तिरंगे को बनाया गया, डिजाइन किया गया, और उसमें जो कलर थे रेड ग्रीन येलो। अब आपके माइंड में ये आ गया कि सर तिरंगे में येलो तो होता नहीं है, लेकिन अभी आगे देखिए, इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंट 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब उसमें क्या थे, 8 लोटस थे, 8 कमल के फूल थे, और जो कि और उस 8 आपके प्रोविंसेस ऑफ इंडिया थे, और साथ ही साथ एंड आ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। उसमें एक चांद था जो कि आपका रिप्रेजेंट करता था किस चीज़ को, हिंदू और मुस्लिम को। अब देखिए वो फ्लैग क्या है, वो फ्लैग ये है। आर्ट मेरी अच्छी नहीं है तो सो प्लीज डोंट लाफ, आर्ट मेरी अच्छी नहीं है। 8 आपके लोटस बने, कलर क्या है, ग्रीन। यहाँ पर बीच में क्या लिखा है, वंदे मातरम, कलर क्या है, येलो, और ये नीचे आपका क्या, मून, और यहाँ पर क्या है आपका रेड। और ये कब आपका बना, 7 अगस्त 1906 को, 7 अगस्त 1906 को इस फ्लैग को डिजाइन किया गया। 1901 में बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। गांधी जी ने भी एक फ्लैग को डिजाइन किया, स्वराज फ्लैग को। उसमें क्या था, इट वाज ट्राई कलर द स्पाइनिंग व्हील इन द सेंटर। उसमें वो भी तिरंगा है, और उसमें क्या है आपका सेंटर में क्या है, स्पाइनिंग व्हील चरखा है, क्या है, चरखा। और उसमें कलर क्या था, रेड, वाइट एंड ग्रीन। आगे बात समझे, तो ये हमारा था आइकॉन एंड सिंबल और रिवाइवल ऑफ द इंडियन फोकलोर। लास्ट पॉइंट है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मतलब कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि दोबारा से हिस्ट्री को लिखा गया। जैसे कह रहा है कि बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी मैनी इंडियन बिगन द फीलिंग टू डेट एंड स्टिल द सेंस ऑफ द प्राइड इन द नेशन। मतलब इसमें यह है कि जो अंग्रेजों द्वारा हिस्ट्री लिखी गई थी, तो उनको ये लिखा कि इसमें कुछ हमें चेंजेस करना है, तो इस प्रकार से दोबारा से हिस्ट्री को लिखा गया। जैसे यहाँ कह रहा है कि इंडियन बिगन लुकिंग इन द पास्ट डिस्कवर इंडिया ग्रेट द अचीवमेंट। उसने इस चीज़ को बता रहा है कि जो हमारे पिछले अचीवमेंट थे, जो हमने पिछला जो भी काम किया देश को आज़ाद कराने, तो उसके विषय में भी हमें लिखना चाहिए। साथ ही साथ मैनी राइटर रोट द अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशंट टाइम व्हेन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर साइंस। मतलब ये जितनी भी चीज़ थी सारी की सारी चीज़ों में चेंजेस किए गए। जैसे आपका साइंस में किया गया, मैथमेटिक्स में किया गया, रिलीजियस में किया गया। तो ये पास्ट की बात इसलिए आ रही है कि पास्ट के बारे में इसलिए लिखने की वाली बात हुई हिस्ट्री में कि ताकि लोग हम अपने राष्ट्र के बारे में जानें कि राष्ट्र मेरा कैसा था, कैसा है, कि पहले भी मेरा राष्ट्र अच्छा था, अच्छा है, और मुझे आगे राष्ट्र को और अच्छा बनाना है। तो इस प्रकार से इस हिस्ट्री में चेंजेस किए गए। चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, तो ज़्यादातर बच्चों को
आप लोग को यही चीज़ याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये आपका एक याद करने का सबसे अच्छा प्रोसेस है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कह रहा है, ये एक समरी के तौर पे मैं पूरा चैप्टर ले रहा हूँ, एक समरी के तौर पे पूरा चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और पूरा आपने इस चीज़ को पढ़ा भी है। जैसे 1950 के इंडिया महात्मा गांधी कब आए? 1915 में आए, और जब वो 1915 में आए तो उसके ठीक एक साल के बाद उन्होंने सत्याग्रह किया। 1960, 1970, 1918 ये आपने पढ़ा है, कहाँ कहाँ उन्होंने किया ये आपको अच्छे से मालूम है, आपने चैप्टर में पढ़ा है। फिर इसके बाद ठीक इसके एक साल बाद रॉलेट एक्ट आया, और रॉलेट एक्ट आने के बाद, रॉलेट एक्ट जब आया तब आपका हुआ जलियांवाला बाग कांड। और जब ये जलियांवाला बाग कांड हुआ तो जलियांवाला बाग के कांड में से ये जो आपका था कॉल्ड ऑफ मूवमेंट, ये मतलब इस आंदोलन को बंद कर दिया गया, वापस ले लिया गया दोबारा से। अब शुरुआत की गई 1921 में नॉन कॉरपोरेशन, आपको मालूम है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, कि हमें कॉपरेट नहीं करना है। उसमें क्या हुआ था कि बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस को बंद कर दिया, लोगों ने रिजाइन दे दिया। इस प्रकार से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ, और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को लंबा चलाने के लिए उन्होंने क्या किया? खिलाफत मूवमेंट, जिसमें आपने देखा था अली ब्रदर्स को ऐड किया, साथ ही स्वराज। तो ये जो आंदोलन था लंबा चला। अब इसके साथ ही साथ ये जो था आपका, ये जो आंदोलन था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ये भी मतलब कि वापस ले लिया गया, इसको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका चौरी चौरा, गोरखपुर पास चौरी चौरा कांड की वजह से इस आंदोलन को भी वापस ले लिया गया। फिर आपका 1930 में क्या आया? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसमें आपको मालूम है महात्मा गांधी ने जो आपका था नमक पे जो टैक्सेस लगते थे उसको वापस लेने की मांग थी, तो उन्होंने क्या करा? फिर बाद में उन्होंने आपका साबरमती आश्रम से अपने गांधी ने यात्रा शुरू की। 240 माइल्स पर डे 10 माइल्स चलते थे, और 24 आवर चलने के बाद वो आपका वहाँ पर रात में आराम करते थे। लोग उनको सुनने को आते थे, लोगों से वो कहते थे कि हमें इस आंदोलन को करना है, तो कैसे करना है? क्योंकि यहाँ तक क्या था, आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, हिंसा का रूप ले लिया। अब गांधी जी ने क्या करा? इसको आगे मूवमेंट को अच्छा चलाने का क्या करा? लोगों को मोटिवेट किया कि हमें आंदोलन करना है, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी। तो वो लोग उनको सुनने आते थे। आगे चलकर क्या हुआ? कॉल्ड ऑफ सीडिया में किन्हीं कारणों से आपका सिविल डिसोबीडियंस भी, क्योंकि ये क्यों बंद हुआ? जब नमक वाला हुआ तो गांधी जी के काफ़ी लोगों को पकड़ लिया, नियर अबाउट 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को भी वापस लिया गया। बाद में आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब चीज़ को भी आपने पढ़ा। दोबारा से आपका जो मूवमेंट था रिलॉन्च हुआ, लेकिन रिलॉन्च होने के कारण क्या हुआ? बहुत से लोगों ने इसमें क्या हुआ? पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर ये डर था कि हम जेल में गए थे, जेल में जाने पर। बाद में इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आखिरकार गांधी जी ने अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दिया, और हमने पूरी तरीके से जो था आज़ादी को पा लिया। तो इस प्रकार से आज आपका नेशन इन इंडिया चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आप लोग को एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जितने भी मैंने आपको चीज़ पढ़ाई थी टोटली आपके बुक में है, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ आपके बुक में है, आपको ध्यान से उसको देखना है। अब इसके बाद मैं आपका हिस्ट्री का ही चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसको भी हमें बहुत ध्यान से समझना है। साथ ही साथ इसके जो नोट्स हैं, अभी नोट्स इसके जो आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी आपको, अगर ये चैप्टर अच्छे समझ में आएगा तो आप सेल्फ भी उसको बना सकते हैं। और अगले
चैप्टर में हम मिलते हैं, वो है आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थैंक यू।